हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी गौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में, जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग मिले हैं एक बार फिर से, तो बिना बातचीत किए हुए हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी को। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th की बायोलॉजी है, और उसमें एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है एनसीईआरटी को देखते हुए। तो उसमें एक हेडिंग है एमनियोसेंटेसिस। फिगर देख के तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, और हेडिंग भी लिखी हुई है बोर्ड पे, जिसको हिंदी में कहते हैं उल्ब बेधन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हेडिंग को बिना कुछ किसी देरी के। समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, देखिए जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है क्या, एमनियोसेंटेसिस। हिंदी में क्या बोले हैं हम उसको, बोले हैं उल्ब बेधन, और उसका दूसरा नाम है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ही क्या कह सकते हो, AFT। इसको खोजा किसने था 1950 में, 1990 में फ्रिट्ज फुच और पॉल रिस नामक साइंटिस्ट ने। अब कह रहे ये होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। तो कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय पर क्या होता था कि बच्चे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी कि वो सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसके बॉडी के ऑर्गन सही से बन रहे हैं कि नहीं, या उसे कोई बीमारी है कि नहीं, या उसकी वजह से यूट्रस में कोई इन्फेक्शन फैल गया है कि नहीं, या यूट्रस में इन्फेक्शन फैलने की वजह से बेबी को कोई बीमारी हो रही है कि नहीं। तो इन दोनों केस में बच्चे के मरने के चांसेस बढ़ जाते थे, मदर में भी इन्फेक्शन के कारण उनकी डेथ रेट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जिससे बचने के लिए एक प्रोसेस या विधि अपनाई गई जिसको कहा गया क्या, एमनियोसेंटेसिस। तो सीधे सीधे अगर एक लाइन में कहा जाए तो एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन या एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट या AFT एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेगनेंसी के समय हम बच्चे के ग्रोथ को देख सकते हैं, और उसमें ये पता करते हैं कि उसकी वजह से मम्मी के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना फैल रहा हो, या इन्फेक्शन फैलने की वजह से बेबी को कोई दिक्कत ना हो रही हो। तीसरा, उसके बॉडी के ऑर्गन सही से बन रहे हों, या उसके बॉडी में कोई ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो गई हों जो जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। तो सीधे सीधे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा कह रहा है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, गुणसूत्रीय विकार जिसको कहते हैं, ये सब को, अनुवांशिक रोगों को, या उसके अलावा अन्य किसी चीज़ों को देखते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक, तो आगे पढ़ रहा है, डिस्कवरी आप लोग देख ही चुके हैं, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है एमनियोसेंटेसिस होता कैसे है। तो जब कोई लेडी फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी कैरी करती हैं तो लगभग 16 से 18 वीक का जो टाइम है, कितना, 16 से 18 वीक का जो टाइम है, उस केस में जो फीमेल हैं प्रेगनेंसी की हैं उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एक बेड पे आराम से लेटाएंगे, अगर ज़रूरत है, घबराई हुई हैं, BP बढ़ा हुआ है, तो उस केस में उनको एनेस्थीसिया थोड़ा सा दिया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन, लेकिन जनरली उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो उसमें क्या किया जाता है, मान लो ये बेबी मदर का यूट्रस है, समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, बुक में एज ए फिगर ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग सीधे उसको उठा लिए। तो कह रहा है ये मम्मी का एब्डोमेन वाला, पेट वाला हिस्सा होगा। उस केस में कह रहा है कि उसके नीचे जो लेयर आएगा उस लेयर को बोलोगे यूट्रस, जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, और यूट्रस के नीचे एक लेयर होगा जिसको बोलोगे एमनियन या एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और उसी के अंदर जो बेबी है या एम्ब्रियो है या प्रो एम्ब्रियो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो 16 से 18 वीक, 2 महीने के आसपास। तो उस केस में कह रहा है कि शुरू में जैसे हम 9 मंथ को लेके चले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9 महीना, ये पूरा 9 महीने का अगर स्टेज लेके हम लोग चलें तो शुरू के 2 महीने हम लोग उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और बाकी स्टेज में तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें और 9वें महीने में इस पूरे स्टेज को हम लोग कहते हैं फीटस। तो एम्ब्रियो, इसको हिंदी में भ्रूण कहते हो, और फीटस को गर्भ कहते हैं। तो जब कोई बेबी, चाहे लड़का हो या लड़की मम्मी के यूट्रस में एम्ब्रियो वाले स्टेज में हो, और इसके भी कौन से, प्रो एम्ब्रियो, मतलब 2 महीने से क्या हो, छोटा हो,
पूरा एग्जैक्ट 2 महीने का ना हुआ हो। उस समय क्या किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके एब्डोमेन वाले हिस्से से एक इंजेक्शन घुसाया जाएगा, डाला जाएगा, पेनिट्रेट किया जाएगा। और ये इंजेक्शन इस बेबी के बॉडी में ना इंजेक्ट हो जाए, उसको देखने के लिए मॉनिटर पर हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं कि बेबी यूट्रस में है कहाँ, या ये जो प्लेसेंटा लिखा गया है इसमें ना इंजेक्शन चला जाए, प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट हुआ है, इन सब चीज़ों को। तो इंजेक्शन को पेनिट्रेट करने से पहले अल्ट्रासोनोग्राफी की सहायता से हम प्लेसेंटा का पोजीशन और फीटस का या एम्ब्रियो का पोजीशन देख लेते हैं कि वो यूट्रस में मम्मी के है कहाँ। फिर एब्डोमेन, पेट वाले हिस्से से सीधे इंजेक्शन को अंदर इंजेक्ट करेंगे और सबसे पहले तोड़ेंगे या पेनिट्रेट करेंगे इसे एब्डोमेन को, फिर यूट्रस वाले लेयर को, इस लेयर को। यूट्रस वाले लेयर को तोड़ने के बाद हम पहुंचेंगे एमनियन पर या एमनियोटिक मेम्ब्रेन पर, उसको पेनिट्रेट करेंगे और अंदर लिक्विड एक भरा होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको बोला जाता है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या है कि इस बेबी के स्किन से कुछ सेल इसमें निकल कर क्या हो रहे होंगे, तैर रहे होंगे, या इसके बाल जो होंगे हल्के, हेयर फॉलिकल जो भी कह लो, वो भी तैर रहे होंगे। मतलब बॉडी का कोई ना कोई एक सेल उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उस सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल या मल्टीपोटेंट सेल कहते हैं। हमें इसी की ज़रूरत है। डॉक्टर उसको इंजेक्शन से क्या करेगा, बाहर निकालेगा, कितना ml, 20 ml। तो सीधे सीधे एमनियोसेंटेसिस या एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट कब किया जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर, कितने समय में, 16 से 18 वीक पर, किस अवस्था में, एम्ब्रियो वाली अवस्था में या प्रो एम्ब्रियो वाली अवस्था में। प्रो मतलब पहले एम्ब्रियो की पहले की अवस्था में। इससे पता क्या किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकार या कोई अन्य चीज़ें। तो इसमें कह रहा है कि बेबी के बारे में हम डिटेक्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया भी आ जाएगा। तो कह रहा है कि इस केस में हम एम्ब्रियो वाले स्टेज को लेते हैं। एम्ब्रियो वाले स्टेज में कब होगा, मम्मी के यूट्रस में वो 2 महीने के आसपास होगा। एक इंजेक्शन की सहायता से पेनिट्रेट कर रहे हो, पहले एब्डोमेन को, फिर यूट्रस को, फिर एमनियन को या एमनियोटिक मेम्ब्रेन को। फिर वहाँ से क्या निकाले, एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड में कितना वैल्यू है, 20 ml। उसमें क्या चला जा रहा होगा, सेल्स, किसके, एम्ब्रियो के या बेबी के फीटस वाले स्टेज से। और उस सेल में कौन कौन से सेल होंगे, टोटीपोटेंट सेल और मल्टीपोटेंट सेल। इन दोनों में होता है पावर ऑफ डिवीजन, मतलब उसमें विभाजन की क्षमता होती है जिसके कारण बॉडी के ऑर्गन बन सकते हैं। और सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की हमें ज़रूरत है। अब कह रहा है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं। होता ये है, अच्छा हाँ, इसमें मिसकैरेज के चांसेस भी अगर पूछे जाए, ये सब केयर करने पर इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं, तो हो सकता है मिसकैरेज है। तो मिसकैरेज के चांस जो है 0.5 से 1% होते हैं, बहुत कम, माइन्यूर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई फीमेल है, इनके हस्बैंड होंगे, ये खुद होंगी, इनके बॉडी में क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। इनके बॉडी में भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। इसमें बना होगा क्या, स्पर्म, उस प्रोसेस को बोले होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इनके बॉडी में बना होगा ओवम, उस प्रोसेस को बोलोगे ओवोजेनेसिस। और जब स्पर्म और ओवम दोनों बने होंगे तो जो सेल डिवीजन हुआ होगा उसे कहोगे मियोसिस, जिसके कारण इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ। इसे ये सेल बोलते हो हैप्लॉइड, और इस दोनों को बोलोगे ऊपर वाले को डिप्लॉइड। अब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे, उसे कहोगे फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो। और इसी प्रो एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो मैसेज में लिख दिया करिए, हम उसको सही करके या फिर से दोबारा समझाने की कोशिश कर देंगे। अब देखो होता क्या है कि जो 20 ml यहाँ से निकाले होंगे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड, उसको सबसे पहले एक ट्यूब में लिया जाएगा। उस ट्यूब को बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब।
ट्यूब को लेने के बाद उसको एक मशीन में डालोगे, जैसे बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालने के बाद उसमें एक प्रोसेस कराओगे, जिसे बोलोगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में उस ट्यूब को रोटेट किया जाता है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से। तो होगा क्या, उस ट्यूब में जो सॉलिड पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर चलाएगा। लिक्विड पार्ट में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वगैरह, और सॉलिड पार्ट में क्या होंगे, सेल। और कौन से सेल, ये वाले जो इसमें से हम लोग बाहर निकाल रहे थे। अब इस सॉलिड पार्ट में जो सेल होंगे उसको ले लोगे एक पेट्री डिश में, शीशे का होता है ऐसे, और उसमें कराया जाएगा कल्चर। कल्चर को हिंदी में कहते हो संवर्धन। मतलब उसको संख्या में क्या करोगे, बढ़ाओगे, क्योंकि इतने सेल तो नहीं निकल जाएंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो कल्चर करने के लिए इसमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और उस एंजाइम का नाम है क्लोरैम्फेनिकॉल, जिसके कारण इसमें सेल डिवीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जो सेल मिल सकते हैं वो हो सकते हैं मल्टी पोटेंट सेल, या मिल सकते हैं स्टेम सेल। अब किसी एक सेल को क्या किए, मान लो इस एक सेल को क्या किए, बाहर निकाल लिए, और उस सेल में डालोगे एक एंजाइम जिसको बोला जाता है लिटिक, जिसके कारण क्या होगा, पूरा सेल डिजॉल्व हो जाएगा, सड़गल कर नष्ट हो जाएगा, केवल बचेंगे क्या, क्रोमोसोम, और हमें मिल जाएगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के थ्रू हम पता कर सकते हैं क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर गुणसूत्री विकार, तो गुणसूत्री की कमी और अधिकता होने के कारण हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं। तो अगर इस रोग से बचना है तो हम लोग क्या अपनाते हैं, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। अब ये रोग होता कैसे है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते कैसे हैं, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक मिनट, इसको भी हटा ही ले रहा है फिलहाल। देखो, ये रोग होने का कारण ये है कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, जिससे बेबी को क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। होता ये है कि जो मेल है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है और उसके बॉडी में क्रोमोसोम कितने हैं, 46। और जो उसकी वाइफ है फीमेल, वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल है, जिनके बॉडी में क्रोमोसोम 46। इसके बॉडी में हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो बनेंगे क्या, स्पर्म। और कितने टाइप के बनेंगे, तो 2 टाइप के, एक होंगे एक्स वाले और एक होंगे वाई वाले। और ये जो फीमेल हैं इनमें होगा डबल ओजेनेसिस, तो बनेगा ओवम। और कितने टाइप के बनेंगे, तो एक ही टाइप के, क्योंकि फीमेल में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और इस 46 में स्पर्म में बोलते हो क्या हो जाएगा, मियोसिस, जिसके कारण इसमें जो स्पर्म है वो कितने हो जा रहे हैं, 23, और इसमें जो ओवम हो जा रहे हैं वो भी कितने, 23। तो यहाँ बनेंगे 22 प्लस एक्स, यहाँ भी बनेंगे 22 प्लस वाई, यहाँ 22 प्लस एक्स, यहाँ 22 प्लस एक्स। अब ये 22 ये मैटर ये है कि अगर क्रोमोसोम 46 है, चाहे मेल में या फीमेल में, तो ये क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, 44 प्लस XX, या 44 प्लस XY और XX। तो किनारे वालों को बोलते हो ऑटोसोम, और इस किनारे वालों को बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल। और ये ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और सोम मतलब क्रोमोसोम। तो ये सब दिखने में एक जैसे हैं, तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं।
कि सबके बॉडी में 2 हाथ पैर हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब बॉडी में से चीज़ें सेम हो, और सेक्स ऑर्गन डिसाइड करते हैं कौन, सेक्स क्रोमोसोम। तो जब मियोसिस हो रहा है या माइटोटिक होगा आगे चल के, तो मियोसिस के टाइम पे यही हाफ हो जाते हैं। 22 यहाँ आ गया और एक एक्स यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, फिर 22 बचा हुआ है यहाँ और एक वाई यहाँ, और इसमें से 22 यहाँ हो गया और 22 यहाँ हो गया, और ये दोनों एक एक्स इसमें एक एक्स इसमें। तो अगर इसमें फिर से हम फर्टिलाइजेशन कराएं, ऐसे स्पर्म और ओवम को मिलाएं, तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे, 44, और प्लस एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से, तो इससे मिलाएं तो 22 और 22 क्या हो जाएंगे, 44, और यहाँ से y यहाँ से x, तो हो जाएगा x। तो ये तो हो गया 46, ये भी हो गया 46, 44, 45, 46, ये x होने की वजह से ये महिला है, xy होने की वजह से ये पुरुष है। लेकिन होता क्या है कि यहीं पर एक दिक्कत हो जाती है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस हो रहा था, तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम निकल कर इसमें चला गया, तो होगा क्या, अब ये वाला इससे मिलेगा, तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे, 44, और प्लस यहाँ से एक एक्स, ये हो गए 45। यहाँ क्योंकि एक्स नहीं है, अब यही वाला अगर इससे मिलता तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे, 44, और यहाँ से एक एक्स, यहाँ से 2 एक्स, प्लस 46, 47 क्रोमोसोम हो गए। और यही चीज़ अगर यहाँ देखी जाए, इसको इससे मिलाया जाए, तो 22 और 22 44 प्लस y, ये हो गया 45, और यही चीज़ अगर इससे मिलाया जाए तो 22 और 22 हो जाएगा 44 प्लस 2 एक्स यहाँ से एक y यहाँ से, ये हो जाएगा 47। तो क्रोमोसोम यहाँ घट गया, यहाँ क्रोमोसोम बढ़ गया, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। होता ये है कि अगर क्रोमोसोम एक घटे हैं, तो किस में घटे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में, तो एक घटने को कहते हो मोनो, मतलब एक, सोमिक, सोमिक वर्ड आया सोम क्रोमोसोम से, एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, 2n-1, यहाँ 2 थे उसमें से एक क्या हो गया, घट गया, क्रोमोसोम नंबर कम हो गया। तो इसके कारण जो बीमारी होगी उसे कहोगे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की कमी होने के कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हो टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ गुणसूत्र बढ़ गए, तो यहाँ सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, एक बढ़ गया है, तो इसे कहते हो ट्राइसोमिक। ट्राई मतलब 3, सोमिक मतलब सोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र, तो ये 2n+1 वाला स्टेज आ जाएगा, तो यहाँ 47 हो गया। इसके कारण जो डिजीज होगी उसे कहोगे क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, यहाँ एक एक्स बढ़ गया है, तो इसीलिए इसे बोलते थे सुपर, इसे बोलोगे सुपर फीमेल। सेम केस, इस केस में थोड़ा दिक्कत है, इसे हो जाएगा फीटल डेथ, फीटल डेथ। ये रीज़न आगे लीथल जीन वगैरह आएगा तो उस समय देखा जाएगा। और इसमें भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, तो इसे भी क्या कहोगे, ट्राइसोमिक। और किस में बढ़ा है, सेक्स क्रोमोसोम में, तो इसे भी क्या लिखोगे, 2n+1, और जो डिजीज होगी उसे भी क्या कहोगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसे वो पता करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे क्या बोलते हो, एमनियोसेंटेसिस। तो एक क्रोमोसोम घटा किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में, तो उसे बोलते हो मोनोसोमिक, जिसके कारण सेक्स क्रोमोसोम घट गए, तो ये एक महिला थी तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं होंगे, उसी को बोलते हो क्या, बांझ या स्टेराइल। इसमें कह रहा है कि जो महिला है वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएगी, इसलिए इसको सुपर फीमेल कह रहा हूँ। इस केस में कह रहा है क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं, जिसके कारण टेस्टिस डिसाइड नहीं हो पाता, तो इसकी फीटल डेथ हो जाती है, मतलब 2 महीने तक मम्मी के यूट्रस में जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और इस केस में इसको मेल है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है, तो लड़के के स्तन जैसे, तो मतलब फीमेल में जो वो ब्रेस्ट होते हैं बाहर आते हैं, वैसे उसके भी बाहर आने लगेगी, और इसके भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से अच्छे से नहीं बने होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हो सुपर मेल। तो ये हो गए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके अलावा भी हैं, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे कुछ सिंड्रोम है, उसमें भी क्रोमोसोम कम और ज़्यादा होने लगते हैं 18वें और 13वें गुणसूत्र पर, जिसके कारण उसमें डिजीज़ हो जाती है। और जेनेटिक डिजीज़ में सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब हो गए, उसके बारे में पता करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे को क्या करते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं।
तब तक एक बार इरेज कर लें। 1 मिनट थोड़ा सा समय दो। देखो पूरा एक बार हम फिर से कर रहे हैं इसको। तो सुनो, पहले कह रहा है एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम पर महिला के यूट्रस में जो बेबी ग्रो कर रहा है या पल रहा है उसमें होने वाले डिजीज़ को पता करने के लिए हम इसको अपनाते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट या AFT। इसमें करते क्या हो कि महिला जो है उसके एब्डोमेन वाले हिस्से से यूट्रस वाले लेयर को तोड़ते हुए एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियन में एक इंजेक्शन डालते हैं और एम्ब्रियो को कोई चोट ना पहुंचे, प्लेसेंटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको देखते रहते हैं हम किससे? अल्ट्रासोनोग्राफी से। और इंजेक्शन में 20 ml क्या करते हो? बाहर निकालते हो। उस 20 ml को क्या कर रहे हो? फिर से सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में डाल रहे हो, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करा रहे हो, जिसके कारण लिक्विड और सॉलिड पार्ट अलग हो गया। सॉलिड पार्ट को लेकर पेट्री डिश में रखकर उसको कल्चर करा रहे हो, जिसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको कहते हो क्लोरैम्फेनिकॉल, और नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। उस सेल में हम डालते हैं दूसरा एंजाइम जिसको कहते हैं लिटिक, जिसके कारण पूरा सेल डिजॉल्व हो जाता है, बच जाते हैं क्रोमोसोम। और फिर क्रोमोसोम में हम देख लेंगे कि क्या इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है कि नहीं। क्रोमोसोम में ही होते हैं डीएनए और डीएनए में होते हैं जीन। तो जीन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर डिसऑर्डर या बीमारियां उत्पन्न करती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। उसको भी कैरियोगैमी के प्रोसेस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं या कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रोमोसोम मिल गया था हमें, तो उसका मिसयूज होने लगा किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि ये लड़का है कि लड़की, जिसके कारण एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज बढ़ गया। जिस लिए ये बनाया गया था उसका यूज नहीं किया गया, उसका यूज किया गया किसमें? बहुत ज़्यादातर पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि वो लड़का है या लड़की। तो अगर लड़की होती थी तो कन्या भ्रूण हत्या क्या हो गई? बढ़ गई। फीटल फिटिसाइड जिसको बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड जिसको बोलते हो, तो उसको क्या हो गया? बढ़ गया। तो हालांकि ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन इसका मिसयूज हुआ किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, ठीक है, बताइएगा नीचे कमेंट में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। गुड नाइट।